हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। तो रेशियो एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो, क्योंकि रेशियो एनालिसिस के कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आप समझ लीजिएगा 3 नंबर का एक सवाल आ रहा है तो 18 से 20 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपने अभी कुछ दिन पहले रेशियो के फॉर्मूला याद किए थे, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को आप लोग डेली 2-2 3 3 फार्मूला याद करिए। प्लस फार्मूला तो एग्ज़ाम में उम्मीद नहीं है कि आएगा, ठीक है। एक आध फार्मूला अगर दे दिया तो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको दिए जाएंगे कि अगर ये सिचुएशन है तो इसमें अगर एसेट्स बढ़ रहा है या फिर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो रेशियो क्या होगा। तो बिना फार्मूला के हेल्प के आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाएगा, इसका सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। बहुत कम उम्मीद है कि डायरेक्ट फार्मूला आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपको जब भी क्वेश्चंस इसके दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बता फार्मूला खुद से अगर याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। और प्लस तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है, ये है आइडियल रेशियो। आपको पता होना चाहिए कि आइडियल रेशियो किस फार्मूला का क्या है। तो कुछ टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है, नेक्स्ट टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस इन अर्थमेटिक टर्म्स इज कॉल्ड अ रेशियो। इट मे मेजर्ड इन द फॉलोइंग 4 वेज। तो अर्थमेटिक टर्म्स में इसको मेज़र करते हैं, उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। और इसको मेज़र करने के 4 तरीके होते हैं। पहला आपका हो गया प्रपोर्शन और प्योर रेशियो और सिंपल रेशियो। इट इज़ एक्सप्रेस बाय द सिंपल डिवीज़न ऑफ वन नंबर टू अनदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 2 lakh and the current liability is 1 lakh, then the ratio of the current liability be 2:1। तो ये सिंपल वाला प्योर, इसको प्योर रेशियो तरीका मेथड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा जो आपका आ गया, इसको बोलते हैं रेट और सो मैनी टाइम्स। तो इसमें जो हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ये टाइम्स में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, in this type it is calculated how many times a figure is in comparison of another figure. For example, if the firm credit sale during the year is rupees 20 lakh and its debtors at the end of the year is rupees 40,000, then its debtors turnover ratio is 5 times. It shows that the credit sales are 5 times in the comparison of debtors. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, जो आप टर्नओवर रेशियो निकालते हो ये आपके रेट्स में आते हैं, या फिर इसको हम लोग सो मैनी रेशियो भी कहते हैं। तो अगर आप टर्नओवर निकाल रहे हो तो इसको इस फॉर्मेट में इसको समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज फॉर्मेट का रेशियो। इसमें देखते हैं क्या होता है। In this type, the relationship between the two figures is expressed in 100. For example, if the firm's capital is 10 lakh and its profit is rupees 20 lakh, the ratio of the profit of capital is termed as percentage 2 lakh upon 10 lakh into 100 is equal to 20%। तो अब देखिए, परसेंटेज में भी रेशियोज़ के फॉर्म आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो आप लगाएंगे उसमें परसेंटेज के फॉर्म में भी आता है, तो इंटू 100 उसमें लिखा रहता है। तो वो सारे रेशियो आपके परसेंटेज वाले होते हैं, ठीक है। टाइम्स वाले जितने हो गए वो आपके रेट्स वाले रेशियो हो गए, ठीक है। और जितने भी आपका इंटू 100 वाला जितने भी फार्मूला होता है वो सारा का सारा परसेंटेज वाले कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में देखते हैं, से द नेट प्रॉफिट ऑफ द 1/5 ऑफ द कैपिटल। तो फ्रैक्शन में जैसे 1/5 आ गया आंसर, 7/3 आ गया, 4/5 आ गया। अगर ऐसा कोई आंसर आ रहा है तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कहेंगे। तो कुल 4 तरीके के आंसर्स आपके आते हैं रेशियो में। तो इसको बढ़िया से आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि कोई भी एक आंसर दे दिया, फिर आपसे पूछा ये किस फॉर्म में है, तो फिर आपको फॉर्म बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्या ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस का? टू लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ अ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। तो जितने भी वीक स्पॉट होते हैं बिजनेस के, उसको पता करने के लिए हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं ताकि उस पर हम ज़्यादा अटेंशन दे सकें। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस
of the liquidity and the solvency activities and the profitability of the business। तो अगर हमको बिज़नेस का डीपर एनालिसिस करना है कि बिज़नेस सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, तो उस कंडीशन पे रेशियो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रेशियो के टेक्निक बेसिकली सीए लोग यूज़ करते हैं या फिर बैंक वाले यूज़ करते हैं। जब आप लोन लेने जाते हो अपने फर्म के नाम पे, तो वो लोग रेशियो के अलग अलग मेथड्स यूज़ करके आपके फर्म की स्थिति देखते हैं कि आपके फर्म लोन लेने लायक है कि नहीं, वो डेप्ट पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस selection analysis, that is for making comparison with that of same selected firm in the same industry। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री के लिए, तब भी रेशियो आपके लिए हेल्पफुल होता है। जैसे मान लीजिए फर्म ए है और फर्म बी है, दोनों एक ही तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर रेशियो में के हेल्प से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि फर्म ए और फर्म बी का बिज़नेस किसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूज़फुल फॉर मेकिंग एस्टिमेट एंड प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर फ्यूचर। तो रेशियो के हेल्प से हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं कि बिज़नेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ पे हमको ध्यान देना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। तो फ्यूचर जो प्लान बनाते हैं, जो फ्यूचर डिसीज़न लेते हैं, वो हम लोग रेशियो के हेल्प से ही लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज और द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब क्या एडवांटेज है इसका, ध्यान से देखते हैं। तो है, अब देखिए एडवांटेज और लिमिटेशन जो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपका एमसीक्यू में आता है, तो उसमें क्या रहेगा कि आपको 4 एडवांटेज लिख के दे देगा, जिसमें से कि एक आपका लिमिटेशन रहेगा। ठीक है, तो आपको उसमें फाइंड आउट करना रहेगा कौन सा एडवांटेज है कौन सा लिमिटेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए एडवांटेज और लिमिटेशन बहुत ध्यान से याद करिए। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में। हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो आपको पता ही है, आप फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर ही पढ़ ही रहे हैं इसको, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस तो होगा ही इसके हेल्प से। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। अब इसमें क्या है कि जो अकाउंटिंग डाटा है उसका स्पेसिफिक तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। मतलब उसके एक वर्टिकल को आप देख के उसको सही कर सकते हैं, कि पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी है। नेक्स्ट आते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या हुआ, दो फर्म के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना। तो दो फर्म के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना भी हमारा रेशियो से हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक फर्म ए है फर्म बी है, दोनों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, तो रेशियो के हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिज़नेस। मतलब बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, क्या वीक स्पॉट है, उसको पता करने के लिए भी रेशियो का हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन फोरकास्टिंग। मतलब बिज़नेस फ्यूचर में कैसा करेगा उसके बारे में पता कर सकते हैं रेशियो के थ्रू। एस्टिमेटिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस का ट्रेंड कैसा चल रहा है, हेल्दी ट्रेंड है या फिर अनहेल्दी ट्रेंड है, पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, ये सब चीज़ भी हम पता लगा सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। तो आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, हमारा रेशियो में आइडियल स्टैंडर्ड होता है। जैसे 2:1 हो गया, 1:1 हो गया। तो आइडियल स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको वो चीज़ आप डिसाइड कर लेते हो कि हमें इस स्टैंडर्ड पे वर्क करना है, और आप कोशिश करते हो कि उस स्टैंडर्ड तक आप पहुंच जाओ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। तो अभी जितना भी रेशियो आप पढ़ोगे उसका सबका आइडियल स्टैंडर्ड पढ़ोगे। आइडियल स्टैंडर्ड जो है आइडियल स्टैंडर्ड जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि फर्म सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इफ़ेक्टिव कंट्रोल। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल में क्या है कि फर्म का प्रॉपर कंट्रोल हो पाता है बिज़नेस पे, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास जब हम किसी चीज़ का रेशियो निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, तो हम उसको उस हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। अब रेशियो के हेल्प से हमारा ये पता चलता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, मतलब हमारे बिज़नेस में पैसे हैं कि नहीं है, तो वो भी रेशियो से पता चल सकता है।
नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। क्या लिमिटेशंस है, क्या कमियां होती हैं, अब देखते हैं। फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव फॉल्स रिजल्ट। अगर आपका अकाउंटिंग डेटा ही फॉल्स है तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट भी आपका, रेशियो भी गलत ही आएगा। तो मतलब रेशियो जो है वो फॉल्स अकाउंटिंग को पकड़ नहीं पाता। हाँ, अकाउंटिंग में आपने क्या गलती की है, मतलब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उस चीज़ को तो पकड़ लेगा, लेकिन आप ये कहिए कि आपने अकाउंटिंग की एंट्री गलत की है, तब वो रेशियो उसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इन डिफरेंट फर्म अडॉप्टेड डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। ये तो सिंपल सी बात है, अगर दो फर्म की अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है तो कंपैरिजन तो पॉसिबल है ही नहीं, आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता घटता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी प्राइस का दाम पहले साल था 10 रुपये और दूसरे साल हो गया 15 रुपये, और आपने सेल देखा तो 10,000 इंटू 10 किया तो आपका आंसर आया 1 लाख रुपए का सेल, और दूसरे साल आपने 10,000 इंटू 15 किया तो आपका जो सेल आया वो आया 1.5 लाख का सेल। तो उस कंडीशन पे अब 50,000 का आपको लगेगा सेल बढ़ गया, मगर सेल नहीं बढ़ा है, प्राइस का दाम बढ़, खाली सामान का दाम बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें जो प्राइस लेवल चेंजेस होता है वो भी इसको रेशियो पकड़ नहीं पाता। क्लियर है। नेक्स्ट लेते हैं, रेशियो में बी मिसलीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोलूट डेटा। अगर आपके पास एब्सोलूट डेटा नहीं है तो उस कंडीशन पे रेशियो आपको मिसलीड भी कर सकता है, अगर आपके पास पूरी डेटाज नहीं है। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग आपको पता ही है कि रेशियो अगर निकला, गलत रेशियो निकला तो बिज़नेस तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, या फिर जो कंपनी ओनर क्या होते हैं, विंडो ड्रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब चेंजिंग ऑफ फिगर, जो कि गलत माना जाता है। वो अपने बिज़नेस को अच्छा दिखाने के लिए उसमें फिगर्स को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर मतलब जितनी क्वालिटी वाले फैक्टर्स हैं उसको इग्नोर करता है रेशियो। क्यों? क्योंकि रेशियो हेल्प करता है क्वांटिटी वाले फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स के लिए रेशियो नहीं होता है। रेशियो अलोन आर नॉट एडुकेट फॉर द प्रॉपर कंक्लूजन। देखिए इतने सारे फाइनेंशियल एनालिसिस के अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे कॉमन साइज और कोऑपरेटिव, अलग अलग सेगमेंट्स जो बनाए गए, इसलिए बनाए गए क्योंकि रेशियो अकेले ही मतलब कंफर्टेबल नहीं होता कि आपके सारे चीज़ों को फाइंड आउट कर सके। मतलब रेशियो अकेले ही आपके फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर सकता, आपको सारे तरीके के फाइनेंशियल एनालिसिस को करना पड़ता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड द बायस ऑफ द एनालिस्ट। अब ये रेशियो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो रेशियो निकाल रहा है उसकी पर्सनल एबिलिटी कैसी है, मतलब उसको पता भी तो होना चाहिए ना कौन सा रेशियो कहाँ पे लगाना है, और अगर वो बायस्ड है किसी चीज़ को लेके तब वो उस रेशियो को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग रेशियो के बारे में बात करेंगे, एक एक रेशियो के बारे में, कौन कौन से रेशियोज़ हैं और कौन कौन से रेशियोज़ में क्या क्या आइडियल रेशियो होता है। तो आपको फार्मूला तो याद करना ही है, कोशिश करिए डेली फार्मूला लर्न करिए, और प्लस आइडियल रेशियो मैंने लिख के दिया हुआ है, आइडियल रेशियो भी इसका लर्न कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आइडियल रेशियो पूछता है। ठीक है, फार्मूला तो आपको इसलिए लगाना है क्योंकि आप आंसर दे सकें, लेकिन आइडियल रेशियो डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो करंट रेशियो और द वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दिस रेशियो इज़ यूज टू एसेस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ टू द टाइम। तो करंट एसेस करंट लाइबिलिटी को कंपेयर किया जाता है, ये देखा जाता है कि फ़र्म के पास एबिलिटी है कि अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सके, एक साल के अंदर जितनी भी लाइबिलिटी तो उसको पे करने लायक फ़र्म है कि नहीं है, उसको पता करने के लिए हमको करंट रेशियो केवल फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाता है कि फ़र्म जो हमारा है वो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो प्रिंसिपल अ करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज सपोर्टेड टू बी द आइडियल रेशियो। तो करंट रेशियो का अगर आइडियल रेशियो माना जाए तो 2/1 को माना जाता है। ठीक है, तो 2:1 इसको आप लोग नोट्स में बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो नाम जितने ज़्यादा नाम है सारे नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है जो पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर नेम्स एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में करंट रेशियो पॉपुलर है, इसको नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में, क्या पूछेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए जो अनपॉपुलर नेम है उसको पहले याद करिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं देखिए क्विक
रेशियो में इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला क्विक रेशियो इंडिकेट्स वेदर द फर्म इज इन द पोजीशन टू पे इट्स करेंट लाइबिलिटी विद इन अ मंथ और इमीडिएटली। तो उसमें एक साल के अंदर जो करंट रेशियो होता है उसमें एक साल का समय होता है, लेकिन जो क्विक रेशियो होता है उसमें हम फर्म की एबिलिटी देखते हैं एक मंथ की, कि फर्म के पास क्या एबिलिटी है कि वो एक मंथ में अपने जो भी डेप्थ है उसको पे कर सके। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्विक रेशियो निकालते हैं। तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या हो गया, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज़, और उसका जो अल्टरनेटिव फार्मूला है ऑल करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़, और दूसरा फार्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो ऑब्जेक्टिव एंड द सिग्निफिकेंट द आइडियल क्विक रेशियो इज़ 1:1। तो 1:1 को आप एसेट टेस्ट रेशियो में लेके आते हैं, क्योंकि अगर 1:1 है तो मान लेंगे कि शॉर्ट टर्म में फर्म अपने सारी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो। डेप्थ इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्थ हो गया, इक्विटी का मतलब शॉर्ट शेयर होल्डर फंड और नेटवर्थ। तो इसमें क्या होता है, इसका जो आइडियल रेशियो है ये आपका 2:1। डेप्थ इक्विटी रेशियो आप लोग जानते ही है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म डेप्थ आते हैं और इसमें शेयर होल्डर फंड आता है, ठीक है। और इसके अंदर का जो फॉर्मूला है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो रेशियो है वो 2:1 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, डेप्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो। इसमें क्या है, the ratio is the variation of the debt equity ratio and give the same indication of the debt and equity ratio. In this ratio long term debt are expressed in the relation of the total assets। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका डेप्थ इक्विटी रेशियो होता है और डेप्थ ऑफ टोटल एसेट रेशियो होता है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ टोटल एसेट रेशियो में हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्थ की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्थ को यहाँ पे एसेस करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आइडियल रेशियो आएगा ये 1:1 और 2:1 दोनों ही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें दोनों ही आंसर्स को सही माना गया है, तो दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या होगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब क्या हो गया, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड, और टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब इसमें क्या बोला, अ हाईली प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली ट्रीटेड एज द इंडिकेटर ऑफ द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं दिया गया है, इसमें खाली ये माना गया है कि अगर इसका रेशियो हाई, आपका आंसर ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब फर्म ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है, फर्म की सिचुएशन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसमें कोई एक पॉइंट नहीं दिया गया है 10%, 20% या फिर 10-20 ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। अगर हाईली आ रहा है तो फर्म अच्छा है, बस। नेक्स्ट आ रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें क्या है, दिस इज़ ऑल्सो टर्म एज अ डेप्थ सर्विस रेशियो। दिस रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द इनकम टैक्स बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। ये हो गया इसका फार्मूला। इसका जो आइडियल रेशियो आता है 6 to 7 टाइम्स आता है। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऑप्शन जब भी आएगा तो 6 to 7 टाइम्स दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें घबराइएगा नहीं, सर 6 आ गया तो क्या करेंगे, 7 आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जब भी देगा वो साथ में ही देगा, ठीक है। आप इसको लगा लीजिए, फिर आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।